नमस्कार। द रेड माइक मंच में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। 6 बज चुके हैं और हमने ये मंच, मंथन का मंच एक बार फिर से सजा दिया। आज रेड माइक मंच में हम बात करेंगे विपक्षी गठबंधन की। जी हाँ, INDIA अलायंस, ये गठबंधन जिसकी 3 बार मीटिंग हो चुकी है और इन 3 मीटिंग्स में ये प्रण लिया गया कि अब साथ रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसके बाद फिर ऐसे लग रहा था जैसे एक छोटी सी ब्रेक ले ली। चुनाव आ गए, चुनाव में कुछ बातें ऐसी बोल दी गई कि उसके बाद लगा कि अरे ये तो नहीं बोलना चाहिए था, आप गठबंधन बनाना चाहते हैं। फिर ये बोला जाने लगा कि गठबंधन अभी कोल्ड स्टोरेज में है क्योंकि वो 2024 के लिए, 2023 के लिए नहीं। क्या गठबंधन इस तरीके से हो सकता है? अच्छा, अब जब परिणाम आ गए तो ऐसा लगता है कि एक एक करके, जैसे कि हिंदुस्तानी शादी में नाराज फूफा होते हैं ना, जो बात बात पे नाराज हो जाते हैं, उसी तरीके से विपक्षी गठबंधन में भी बहुत सारी नाराज फूफा पार्टियां आ गई। लेकिन आप अगर इतनी नाराजगी दिखाने लगेंगे और हर आदमी जो है वो मुंह फुलाए घूमने लगेगा, तो फिर जो आपका मूल उद्देश्य है, क्या आप उसको पूरा कर पाएंगे? इसका एक दूसरा आर्गुमेंट भी, मुख्य जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें कांग्रेस की जो दर्दनाक हार हुई, मैं तेलंगाना की बात नहीं कर, कांग्रेस की जो दर्दनाक हार हुई, उसके बाद एक तो तर्क इसका देखने का ये है कि ये विपक्षी गठबंधन का दरकता पहाड़ है कि लोग कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि कहां गए, क्यों बिना मतलब इतना हीरो बन रहे थे, हर समय आपको केंद्र बिंदु बनना जरूरी है, अब आप साइड हटिए, बहुत केंद्र बिंदु बनने की जरूरत नहीं है। और इसका दूसरा तरीका देखने का ये है कि क्या यही वक्त की पुकार है? अब जब कांग्रेस इस तरीके से हार गई है, अब आपको अगर 2024 के लिए लड़ना है, ताकत से लड़ना है, तो अब और जरूरी हो गया है कि अब आप साथ में हैं। तो यही रेड माइक मंच पर हमारा चर्चा का विषय होगा, विपक्षी गठबंधन का दरकता पहाड़, या अब ये बन गई है वक्त की पुकार, जिसमें अब और ज्यादा कारण बन जाएगा विपक्षी गठबंधन को साथ में आने का। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे सारे मेहमानों का एक एक करके। अदिति अनंत नारायण वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदिति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हेमंत अत्री जी, बहुत बारीकी से, करीबी से आप इन सारी गतिविधियों को मॉनिटर कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। सुदीप श्रीवास्तव जी, जिन्होंने द रेड माइक मंच में 5 कारण बता दिए थे छत्तीसगढ़ में, और बहुत ही मतलब सलीके से 5 कारण आपने गिना दिए थे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी हारी और क्यों हारी। देश रतन निगम जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके विचार भी सुनते बनेंगे। जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन को आपके विचार पसंद नहीं आएंगे, लेकिन ठीक है, एक कड़वी गोली की तरह मेरे ख्याल से वो सुन लें तो कोई बात नहीं। रेणु मित्तल जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेणु जी, हम ये बताते चले, कांग्रेस पार्टी को बहुत करीब से जानती हैं, बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करती हैं इस पार्टी को, इसके अप्स एंड डाउन्स को बहुत समय से आप लगातार ट्रैक कर रही हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस रेड माइक मंच में। मैं रेणु जी सबसे पहले आप ही से शुरू करना चाहता हूं, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आप थोड़ा सा आपने लेट ज्वाइन किया, तो मैं जरा एक बार फिर से बता दूं। ये जो विपक्षी गठबंधन है, इंडिया अलायंस जिसको कहा जाता है, उस विपक्षी गठबंधन में वो ऐसे लग रहा है जैसे वो जोशीमठ का वो दरकता हुआ पहाड़ है। आज थोड़ा सा 1 इंच फटा, फिर कल जो है वो 5 इंच फट गया, फिर 10 इंच का गैप आ गया, फिर 50 इंच का गैप आ गया, फिर एक दीवार गिर गई। लेकिन फिर भी बात ये हो रही है कि नहीं, हमें लड़ना है। और जैसे कि शादियों में नाराज फूफा होते हैं ना, उस तरीके की स्थिति कुछ देखने को मिलती है बार बार। रेणु जी, आपका क्या मानना है कि क्या ये इंडिया गठबंधन अब एक दरकता हुआ पहाड़ हो गया है, अपने डिफरेंसेस के बर्डन के नीचे दब जाएगा, या अभी भी गुंजाइश है कि अब और ज्यादा रेलेवेंट हो गया है कि अब साथ आना पड़ेगा? देखिए, जो हकीकत है जमीन पे वो ये है कि जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं, सबके ऊपर तलवार लटकी हुई है। उनका कहाँ कहाँ सर्वाइवल है, कैसे होगा, कौन बचेगा, कौन डूबेगा, किस पे ईडी आएगी, कौन सीबीआई के लपेटे में आएगा, क्योंकि पॉलिटिशियन है, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, जिसकी वजह से मोदी जी की जो फाइलें हैं वो मोटी होती जा रही है।
तो उस सिचुएशन में इन सबकी मजबूरी है इकट्ठा होना। मेरे को लगता है कि कांग्रेस ने जो अपनी एक बिग ब्रदर एटीट्यूड दिखाया था, उसका थोड़ा सा बदला ले रहे हैं बाकी ऑपोजिशन लीडर्स, उनको एक सबक सिखाने के लिए कि भाई तुमने तो बहुत कमाल कर दिया इन इलेक्शन में, अब इधर आ जाओ, थोड़ा जमीन पर आओ, थोड़े सुधर जाओ। तो ये एक मैसेज है। आप बिना बिना बात किए आप मीटिंग बुला लेते हैं, बिना आपने जो कमलनाथ का अखिलेश वखिलेश वो शायद काफी हिट हो गया अखिलेश जी को, उससे काफी नाराज हैं वो। पर आपके पास 200 सीटें, 200 से ज्यादा है शायद मध्य प्रदेश में सीटें, आप वो 6-7 सीटें ही तो मांग रहे थे। तो इस एटीट्यूड से क्या आप कौन सा आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं? कांग्रेस ने देखिए बीच में मिड टर्म ब्रेक कर दिया, क्योंकि उनको 5 स्टेट में चुनाव लड़ना था जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी था वर्चुअली, तेलंगाना को छोड़ के, जहां बीआरएस वर्सेस कांग्रेस हो गया। तो अब इस सिचुएशन में या तो वो इंडिया अलायंस को मजबूत करते हैं या अपनी पार्टी की इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाते और इलेक्शन लड़ते। तो मेरे को लगता है कि अभी टाइम है, हो सकता है इस विक्ट्री के बाद मोदी जी प्रीपोन कर दें लोकसभा इलेक्शन को जनवरी के एंड में, वोट ऑन अकाउंट लेके चलो गांव की ओर, क्योंकि मई में चुनाव ड्यू है, उससे पहले भी कर सकते हैं, वो अपने अपने मन के मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में अभी भी टाइम है, और जितना प्रेशर पड़ेगा इन पे, जितना जोर पड़ेगा, उतना ये इकट्ठे होंगे। प्रॉब्लम इसमें यह है कि राहुल गांधी को लोग ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते, ऑपोजिशन के लीडर्स। वो सोनिया गांधी से डील करते थे और लीडर से डील करते थे। वो कहते हैं कि भाई राहुल गांधी इज नॉट अ सीरियस प्लेयर। कांग्रेस ये भले ही मानते हो कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो बहुत सीरियस प्लेयर हो गए हैं, पर ऑपोजिशन वाले ये बात नहीं मानते। तो आपने खरगे जी को लाए क्योंकि आप एक सीरियस फेस चाहते थे जो ऑपोजिशन से बात करे, नेगोशिएट करे, जो एक और सोनिया गांधी तो है ही वहां पर। तो इस सिचुएशन में मेरे ख्याल में ये अलायंस होगा, और ये जमीन पर सब लोग जब आ जाएंगे तब होगा, गिव एंड टेक करके होगा, और एक जी दूसरे को की बात सुन के होगा और सुना के होगा, हर तरफ से जी, होगा, क्योंकि ये सबकी मजबूरी हो गई है अब। ये आपने एक जरूरी शब्द का प्रयोग किया कि ये मजबूरी हो गई है। हेमंत जी, आपको लगता है कि यही वास्तविकता है कि अब एक जैसे कहते हैं विपक्षी गठबंधन में एक एक सिक्का चलता था कांग्रेस पार्टी का, ये कहा जाता था कि भाई इनके बिना या केंद्र बिंदु तो यही होंगे। तो फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, वो हेकड़ी जो है वो अब बाकी जो गठबंधन के दल हैं अब वो चाहेंगे कि अब आप जरा अपने हाई हॉर्सेस से थोड़ा नीचे उतरिए, अब आप थोड़ा और संकेत समझौते वाले भाव के साथ आइए। संकेत जी, देखिए जो कुछ ये हुआ है इसमें कुछ भी अनापेक्षित नहीं है। जिन 5 राज्यों के अंदर चुनाव थे उसमें जो इंडिया गठबंधन के जो एलाइज हैं उनका ना तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा योगदान था, ना उनकी कोई बड़ी भूमिका थी, और कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप उधर इन्वॉल्व थी, सबको पता है ये बात। है क्या दिक्कत, पहले क्या होता था कि हर एक पार्टी में एक फर्स्ट लाइन लीडरशिप होती थी, एक सेकंड लाइन लीडरशिप होती थी। इन दिस केस क्या है कि ना तो जो रीजनल क्षत्रप है उनकी कोई बहुत लंबी चौड़ी सेकंड लाइन लीडरशिप है, और ना कांग्रेस के पास है। 4 ले देकर लीडर कांग्रेस के पास है, बाकी सारे जो क्षेत्र मुख्यमंत्री या किसी भी उसमें भूमिका में। अब हो क्या रहा था बेसिकली कि सबकी निगाहें एक तरीके से इन 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम पे क्यों थी वो समझना पड़ेगा हमें। कांग्रेस चाहती थी कि हमें एक हाई पेडेस्टल मिले बार्गेनिंग का, और हम जैसा आपने कहा बिग ब्रदर एटीट्यूड में अच्छी बार्गेन ले जाए। और जो एलाइज थे वो भी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो इनकी तबीयत ठीक होने का इंतजार कर रहे थे कि इनका थोड़ा सा ये ठीक हो तो उसके बाद हम ठीक पेडेस्टल पे बातचीत करेंगे। तो अब वो स्थिति आ गई है, पहली बात तो ये। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बार जो ये जितने भी क्षेत्रीय क्षत्रप है जो इंडिया अलायंस के अंदर जो जो भी उसके प्रतिभागी हैं, उनके लिए सियासत बचाने के साथ साथ सबसे जरूरी है खुद को बचाए रखना, और इसलिए ये अलायंस कहीं नहीं जाने वाला, पहली बात तो ये है। अब इसमें केवल ये हो गया है कि जो कांग्रेस की जो बिग ब्रदर एटीट्यूड या बार्गेनिंग की जो बड़ी वाली जो गुंजाइश थी वो अब नहीं होगी, और ये अब हो भी अच्छे से पाएगा। और जैसा रेणु जी ने कहा कि एक पूरी संभावना इस तरीके की बन रही है कि चुनाव लोकसभा के कहीं 1-2 महीना पहले ना करा लिए जाए, क्योंकि मोदी जी इस फील गुड फैक्टर में निश्चित तौर पर उसका लाभ उठाना चाहेंगे, उनको कोई रोकने वाला भी नहीं। अब स्थिति ये है, देखिए एक बात समझनी पड़ेगी, सारा देश 4 दिन से चुनाव परिणाम आने के बाद किसी और प्लैंक पे चला गया है। मेरा निजी तौर पे ये मानना है संकेत जी, ये जो राज्यों के चुनाव और खासतौर पे जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसको आप निर्णायक मत मान लीजिए। और ना ही जो कह रहे हैं कि साउथ से बीजेपी का क्लोज हो गया है, ऐसा भी कुछ नहीं।
ना तो बीजेपी की कर्नाटका के अंदर बहुत ज्यादा वोट शेयर कम हुआ है, तेलंगाना में उनका वोट शेयर बहुत अच्छे से बढ़ा है, और इसी तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस का वोट शेयर इंटेक्ट रहा है, 1-2% की कमी आई है एक्सेप्ट फॉर मध्य प्रदेश। और इन 3 राज्यों का, जो हिंदी हार्टलैंड के राज्य हैं, इनका अगर इतिहास देखेंगे आप, तो यहाँ ऐसा भी हुआ है 2003 से लेकर अब तक कि जिस पार्टी की सरकार जीती स्टेट के अंदर, लोकसभा में वो हार गए। अटल जी का फेमस उदाहरण आपके सामने है, 2018 का उदाहरण आपके सामने है, जब तीनों स्टेट्स के अंदर कुल 3 ही सीट आई थी कांग्रेस की, जबकि तीनों राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो गया है। बेसिकली सवाल क्या है संकेत जी, एक बात समझना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी के जगरनट के सामने अगर आपको चुनाव लड़ना है तो सबको एक सुर में आना पड़ेगा। जो छोटे मोटे चीज, जैसे आप उन्होंने एक सनातन का कीड़ा छेड़ दिया था तमिलनाडु में, हेमंत जी, ये मतलब आज से 2 साल पहले, 2 साल भी क्यों, मैं तो कहूंगा 2018 में भी यही बात सुनने को मिली, 15 में भी, 17 में भी, 20, 21, 22, 23 कि सब लोगों को एक सुर में बोलना पड़ेगा, एक साथ बोलना पड़ेगा। मुझे तो नहीं लगता है वो हो रहा है। नहीं संकेत जी, इसमें जो मैं बात पूरी करना चाहता हूँ उसमें ये था कि जैसे इन्होंने, जो स्टालिन के बेटे ने जो कुछ कह दिया सनातन को लेके, देखिए कितने बुरे तरीके से प्रोपगेट हुआ वो। दूसरा, राहुल गांधी करते रहे जातिगत जनगणना, उनके कितने शत्रपों ने उठाया। मेरा कहने का सबब ये है कि सारे के सारे इंडिया अलायंस को अगर कोई चुनौती देनी है मोदी जी को, तो इन अलग अलग बिकरिंग्स के अलावा सॉलिड इश्यूज पे आना पड़ेगा, नेगेटिविटी से बाहर आना पड़ेगा। मोदी ये मोदी वो से हेमंत जी, आपको लगता है कि ये हो सकता है? क्योंकि आपने ये बोला कि हाँ ये होगा, अब तो और ज्यादा होगा। अगर ये नहीं इकट्ठे होंगे, उसी पे जब जितना प्रेशर बनता जाएगा उतना सबके लिए सर्वाइवल का भी सवाल है संकेत। ठीक है, आदित्य अनंत नारायण, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपकी क्या रीडिंग है? आप भाजपा को बहुत क्लोजली आपने कवर किया है, राजनीति आप बहुत क्लोजली आपने ट्रैक किया है, ये जो बार बार गठबंधन की बात हुई है इसको भी आपने बतौर पत्रकार बहुत बारीकी से देखा है। ये यू नो परपेचुअली लिविंग इन होप इन द ऑपोजिशन कि हम लोग हैं, साथ हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऑप्टिक्स में कुछ और देखना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? संकेत, आज की तारीख में कांग्रेस के लिए एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है अलायंस नहीं है, वो है एक्सेप्टेंस की आज की डेट में वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो मूवर्स एंड शेकर्स कहलाई जाए। वो नहीं डिमांड कर सकते, वो नहीं कमांड कर सकते, और वो इस इलेक्शंस के बाद काफी क्लियर हो चुका है। कोशिश करी थी कि एक ब्लॉक बने, एक ऑपोजिशन का ब्लॉक बने, बट बिफोर वो थोड़ा आगे ही बढ़ता, हमने देखा था कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में डिफरेंसेस आ गए थे, दूरियां आ गई थी, टू द एक्सटेंट कि उन्होंने कहा 2024 में भी उत्तर प्रदेश में हम अलग अलग लड़ेंगे। तेलंगाना में बीआरएस ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था कि उनका कोई भी मूव कांग्रेस के साथ नहीं होगा, क्योंकि वो एक कंटेस्टिंग पार्टी है तेलंगाना में। हेमंत नाथी जी ने जो कहा वो एकदम सही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी स्वे हो जाती है इन एन अटेम्प्ट कि किसी ना किसी तरीके से वो ऑपोजिशन पार्टीज को या अपने सो कॉल्ड एलाइज को अपने साथ रखे, वो कहीं ना कहीं उस इमोशन में बह जाती है। डीएमके या उदयनिधि स्टालिन का बोलना तमिलनाडु में, आप उसको लेकर आ गए मध्य प्रदेश में। कास्ट सर्वे जो बिहार का एक चर्चा है, उसको आप लेकर आ गए एक स्टेट छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट पे। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये रियलाइज करना पड़ेगा, नंबर 1 स्ट्रैटेजी आपकी खुद की होनी चाहिए, जो आपकी पार्टी को सूट करता है। वो एक बीआरएस या समाजवादी पार्टी या डीएमके या आरजेडी या जेडीयू को नहीं सूट करेगा, और ये लोकसभा इलेक्शंस में भी होगा। एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए जहां पे ऑपोजिशन पार्टी साथ में आए, बट हर पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि इसमें रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी है, आरजेडी, जेडीयू, डीएमके, आपकी नॉर्थ ईस्टर्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं। उसके बाद आप अगर बीआरएस में जाए, अगर बीआरएस एग्री करती है कांग्रेस के साथ आने के लिए, उनके खुद के काफी सारे रीजनल इश्यूज हैं। देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी एक लौती वो बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है जो एक नेशनल फ्रंट से आती है। उनकी खुद की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, खुद के इश्यूज होने चाहिए। सेकेंडली संकेत में ये भी पॉइंट आउट करना चाहती थी, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को समझना चाहिए कि जो वो पिछले 30 साल की राजनीति कर रहे हैं वो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। देखिए क्या हुआ, रेवंत रेड्डी, अ कंप्लीट न्यू फेस। कितना ऑपोजिशन हुआ इंटरनली फॉर रेवंत रेड्डी, बन रहे हैं वो मुख्यमंत्री तेलंगाना के। क्यों? क्योंकि एक नया फेस है, एक नया कैंडिडेट है। सुनील कनुगुलू बहुत ही नए एंट्रेंट है कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में, पर उनकी स्ट्रैटेजी कर्नाटका में काम आई, पर उनकी स्ट्रैटेजी तेलंगाना में काम आई।
कमलनाथ को उनकी स्ट्रैटेजी पसंद नहीं आई, मध्य प्रदेश से उनको बाहर कर दिया। अशोक गहलोत को ट्रस्ट फैक्टर नहीं था, उनको बाहर कर दिया। तो अब कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि ये जो बड़े बुजुर्ग नेताओं की स्ट्रैटेजी है, एक आइडियोलॉजी है, यू हैव टू मूव बियॉन्ड दैट। अगर आपको भाजपा जैसी एक पार्टी को चैलेंज देना है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नए पॉलिटिकल प्लेयर्स, चाहे वो विद इन योर पार्टी हो, चाहे वो ऑपोजिशन में हो, साथ में बैठकर स्ट्रैटेजीज अपनाई जाए। इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं डिफीट कर सकती भारतीय जनता पार्टी को, ब्लॉक बनाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और एक कॉमन ग्राउंड ऑफ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोली, एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि आपका स्टैंडिंग आज की डेट में कहां है इस देश में एज मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, देश रत्न निगम जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आज से हम एक नई प्रथा भी शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारे दर्शक जो हैं वो लगातार कमेंट्स भी कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जिनको बहुत खासी उम्मीद थी इंडिया गठबंधन से। जैसे कौशलेंद्र जी हैं देश रत्न जी, मैं जरा जल्दी से पढ़ दूं। वो कहते हैं हमें इंडिया से उम्मीद थी, इसको जरा स्क्रीन पर लाने की मैं कोशिश करता हूं। ये देखिए, हमें इंडिया से बहुत उम्मीद थी, लेकिन इंडिया गठबंधन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, ये उन्होंने एक बयान दिया। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, एक कमेंट और आया है और ये बहुत ज़रूरी है। ये पीडी सिन्हा जी हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा कमेंट लिखते हैं। उनका ये कहना है कि जातिवादी और नरम सांप्रदायिकवादी मुद्दे की जगह जनता से जुड़े बेरोजगारी, महंगाई, मोदी के झूठे वादे के आईने के फेस अगर आप बनते हैं, अगर उनको फेस करना हो, मोदी पर पर्सनल अटैक बंद कर राजनीतिक आप उसको समझें और अपनी भाषा आपकी उसी तरीके की होनी चाहिए। माफ कीजिएगा, थोड़ा दूर है मेरे स्क्रीन से, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन दर्शकों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अब हम भी बूढ़े हो रहे हैं। देश रत्न जी, आप किस तरीके से देखते हैं इन बयानों को? आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन से जो उम्मीद लोगों ने लगाई थी, ये वो उम्मीद झलक रही है इन बयानों, मुद्दों पे रही? पर्सनल अटैक मत कीजिए, मुद्दों पर अटैक कीजिए। देखिए, सबसे पहले संकेत जी, मैं उसको इंडिया गठबंधन नहीं मानता हूँ, मैं इंडी अलायंस कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ। अच्छा चलिए, तो कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी उस पर विशेष आपत्ति होती है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि देखिए, वो गांठबंधन है, गठबंधन नहीं है। और जब गांठबंधन में आपस में खींचातानी होती तो गांठें ढीली हो जाती हैं और खुल भी जाती हैं। तो वो यहाँ देखने को मिल रहा है। आपने अपने मन से 6 दिसंबर को एक बैठक बुलाई, कोई नहीं आया तो उसको आगे पोस्टपोन कर दी। तो एक आपके सामने एक हालात सामने आ गए। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि मुद्दों पे लड़ाई नहीं लड़ी गई, इश्यूज पे लड़ाई नहीं लड़ी गई। और वो कभी किसी भी 2014 का इलेक्शन आप देख लीजिए, बीजेपी जब उनको अपोज करी थी, उनका एक ऑल्टरनेटिव विजन बड़ा सामने था जो उनके संकल्प पत्र में साफ झलकता था और वो उसको जमीन पे ले जाके बात भी करते थे। और बाकियों के साथ क्या था कि वो उसको रिस्पॉन्ड करते थे। फिर नैरेटिव बीजेपी सेट करता है और वो जमीन पे अपनी स्कीमों को ले जाते हैं और ये बार बार इसलिए जीत रहे हैं। पहले जो डिलीवरी मैकेनिज्म था जो बहुत कमजोर था, अब डिलीवरी पे कोई भी स्कीम आप उठा लें, 50 से 60 करोड़ लाभार्थी हैं किसी ना किसी स्कीम के। आप राशन वाला हटा दीजिए, वो एक 80 करोड़ अलग लोग हैं। तो ये जो लाभार्थी हैं उनको मालूम है जो भाजपा प्रॉमिस करती है उस पर डिलीवर करती है। ये उन्होंने एक भरोसा और ट्रस्ट जीत लिया है। इसलिए जो कांग्रेस स्कीम लाती है, बड़ी बड़ी फैंटास्टिक स्कीम्स, उस पर वो विश्वास ही नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। भरोसा जो जनता का है वो नहीं। अपोजिशन को एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए और एक विजन होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए, बड़ा क्लियर होना चाहिए। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं देश जी, और वो सवाल ये है कि देखिए, आप कह रहे हैं इश्यूज पर रहो, तो क्या बीजेपी इश्यूज पर थी? क्योंकि अगर इश्यूज पर होती तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सनातन वाला मुद्दा क्यों आया? क्या ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मुद्दा था? वो तो तमिलनाडु में बोली हुई बात। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष पालन करे, वो क्या बीजेपी ने किया? देखिए, बीजेपी अपने एजेंडे पे लड़ेगी। बीजेपी का अपना एक पूरा एक विचारधारा है, वो उससे नहीं हटते। कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रयोग किया मध्य प्रदेश में, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल होता है, कॉपी होती है। इसमें आप साफ फर्क मान लें। आप चुनावी हिंदू बन जाते हैं तो जनता देख सकती है, समझ सकती है। और सनातन का मुद्दा पहले
आपके इंडी अलायंस के लोगों ने उठाया गालियां और अपशब्द बोल के। मुद्दा तो बनेगा ही। आप ऐसे थोड़ी ना कि आप इस हद तक तुष्टीकरण करेंगे कि आप सनातन धर्म को, वो भी तब हुआ जब इंडी अलायंस की मीटिंग से आप बाहर निकले, उसके कुछ दिनों में आपने गालियां देनी शुरू कर दी, तो मुद्दा तो बनेगा ही। आप एक समुदाय विशेष के वोट पाने के लिए आप किसी को गालियां देंगे तो वो समुदाय विशेष आपको प्रतिक्रिया तो करेगा ना। अच्छा, ये देखिए, एक सी राउत जी हैं, उनका मैं आपको कमेंट दिखाता हूं स्क्रीन पर, देखिए अब आया होगा। If BJP's delivery is so good as claimed by Mr. Nigam, why did they not get such results in Himachal Pradesh and Karnataka? इतने ही आप अगर ठीक थे। मैं इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, हिमाचल में बीजेपी की जो आंतरिक परेशानियां थी, वहां पर 11 सीटों में 20,000 वोटों का सिर्फ फर्क था। अब 11 सीटें हैं वहां पर जो बहुत क्लोज थी, उसमें 20,000 का फर्क था। आपस की लड़ाई जो थी वो वहां पर बीजेपी को खा गई। जीतता हुआ इलेक्शन आपने कांग्रेस को पकड़ा दिया। कर्नाटक, आपके बहुत बड़े नेता, लिंगायत नेता दूसरी तरफ चले गए और आपके पास कोई नया चेहरा वहां रहा नहीं। और आंध्रा कर्नाटका में बीजेपी सिर्फ 6 सीटें जीती वहां पर, जो कि कन्वर्जन आंध्रा में हो रहा है बहुत बुरी तरीके से, जो ईसाई मिशनरियां काम कर रही हैं, उसका बीजेपी ने प्रतिकार उस तरह से नहीं किया जिसका असर आंध्रा कर्नाटक में हुआ। ये जमीनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। डिलीवरी से उसका कोई संबंध नहीं है। आपने जीते हुए इलेक्शन पकड़ा दिए दूसरे को, तो वो स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी बीजेपी को। चलिए, अब एक बार मुख्य मुद्दे पर फिर से आते हैं, वो है इंडिया गठबंधन। क्या दरकता हुआ पहाड़ है या फिर ये अभी वक्त की पुकार है, जो कि अभी भी एक नीड ऑफ द आवर है, जैसे हेमंत अत्री कह रहे थे। सुदीप श्रीवास्तव जी, आपका क्या विश्लेषण? आप जो है बड़े प्रिसाइज पॉइंट्स में बात बता देते हैं, तो जरा आपकी बात सुनिए। धन्यवाद संकेत जी। मेरा ये मानना है कि हमको थोड़ा सा इतिहास को देखना चाहिए। 1971 में महागठबंधन बना के जब चुनाव लड़ा गया तो इंदिरा गांधी और मजबूत होकर उभरी। 1989 में और 2004 में जब केंद्र में कांग्रेस इनविंसिबल लगती थी, 1989 में खासकर, उस समय विपक्ष की सरकार आई, कांग्रेस हार गई। और 2004 में जब अटल जी का फील गुड था, उस समय ऐसा लग रहा था कि अटल जी की सरकार दोबारा आ जाएगी, उस समय भी वो हार गए। इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि आप महागठबंधन जब बनाते हैं किसी एक बड़े स्थापित और स्वीकार्य नेता के खिलाफ, तो आपके पास एक उतना ही बड़ा चेहरा होना चाहिए। आप उस इलेक्शन को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के फॉर्मेट में ले जा रहे हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के फॉर्मेट में जाने से फायदा तब होगा जब आपके पास उतना बड़ा स्वीकार्य चेहरा हो। जब चेहरा नहीं होगा तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। आज की स्थिति, जैसे 89 में क्या किया, 89 में मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, मुझे अच्छे से याद है कि बहुत जगह भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के बीच में फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हुआ। बहुत जगह पर इस तरीके से टैसिट अंडरस्टैंडिंग हुई कि जितनी सीटों में हम सिंगल प्रत्याशी दे सकते हैं देंगे, लेकिन बाकी जगह जहां हम नहीं दे सकते वहां हम अलग लड़ेंगे। 2004 में क्या हुआ? 2004 में अलग अलग स्टेट में अलग अलग सुविधा के हिसाब से अलायंस बने, और वो अलायंस सुविधा के हिसाब से बने। बिहार का अलायंस तो ऐसा था कि जो भारत उदय यात्रा थी अडवाणी जी की, जिसको सर्वाधिक रिस्पांस मिला था बिहार में, वहां यूपीए ने, जो बाद में बना, यूपीए उस समय था नहीं, जो आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस था वो स्वीप कर गया। तो ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। और जो अभी तक सारे वक्ता बोल चुके हैं लगभग कि अलायंस बनाना मजबूरी है, ये मैसेज एक एक वोटर तक है कि अलायंस बनाना मजबूरी है। और मजबूरी क्या है कि आपके ऊपर मोदी सरकार की ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही, तो आपकी ये मजबूरी के आधार पर अगर आप कंपल्शन में अलायंस में जा रहे हैं तो इसको पब्लिक अच्छे से नहीं लेने वाली है। और इसको आप भविष्य में देखिएगा, अगर ये अलायंस के साथ लड़ते हैं पूरे एक अलायंस के साथ, तो इसको नरेंद्र मोदी जैसा ओरेटर कैपिटलाइज करेगा कि ये सब इकट्ठे इसलिए हुए हैं क्योंकि इनके पीछे मैं ईमानदारी से काम कराना चाह रहा हूं।
ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। सुदीप जी, आप तो कह रहे हैं कि ये गठबंधन करे ही ना, ये तो आपने एकदम ही नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल जरूरी है कि बीजेपी के खिलाफ पे प्रत्याशी अधिकतर सीटों पर एक लड़े, लेकिन ये आत्मघाती होगा अगर हर जगह पर एक लगकर एक अलायंस के रूप में लड़ते हैं। उसमें यही होगा कि डीएमके कुछ बोलेगी, उसका नुकसान कांग्रेस को किसी और स्टेट में होगा, टीएमसी कुछ बोलेगी, उसका नुकसान किसी और जगह किसी तीसरी पार्टी को होगा, कम्युनिस्ट कुछ बोलेंगे, उसका नुकसान कहीं और किसी को होगा। आपका अंडरस्टैंडिंग, टैसिट अंडरस्टैंडिंग 100% होनी चाहिए। अलायंस एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं दिखना चाहिए जब तक कि आपके पास उतना ही बड़ा नेता न हो। या तो आप एक नेता चुनिए और उसके नीचे सब खड़े होइए। आप चुन सकते हैं नीतीश कुमार को, आप चुन सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, दलित है, और आप सब फिर उसके नीचे आइए। वो तो होने वाला नहीं है, और अगर वो नहीं होने वाला है तो आपको स्टेट टू स्टेट अलायंस में जाना चाहिए, एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम आप बनाने वाले हैं उसको पहले से बना के उन मुद्दों पर चुनाव में जाना चाहिए। आखिरी चीज संकेत में बोलना चाहूंगा, आखिरी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में आज तक किसी पार्टी ने ये हमला किया क्या कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लाके सारा ब्लैक मनी व्हाइट में पार्टी को ले रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम पर किसी भी विपक्षी दल का धरना हुआ है क्या? जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में धारा 17A में संशोधन किया नरेंद्र मोदी सरकार ने, और पहले एक अधिकारी के खिलाफ जांच हो सकती थी और चार्जशीट के स्तर पर ही सरकार से सैंक्शन की जरूरत थी। आज बिना पॉलिटिकल मास्टर के अप्रूवल के किसी अधिकारी की जांच नहीं हो सकती। ब्यूरोक्रेट को करप्शन से इतना बड़ा प्रोटेक्शन मोदी सरकार ने दिया, किसी ने इसको मुद्दा बनाया क्या? नहीं, क्योंकि राज्य सरकारों, जो इन पार्टियों की राज्य सरकारें हैं, उनको ये सूट करता है। तो आप जब तक बड़े मुद्दों पर, जनता से जुड़े मुद्दे, रेलवे की हालत खराब है, 6800 स्टॉपेज देश में बंद हो गए, रेलवे की ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं, कई जगह मास कैंसिलेशन हो रहा है, टर्मिनेशन हो रहा है। आप 3 महीने पहले शादी में जाएंगे, रिजर्वेशन करा के रखिए, लिस्ट आती है 2 दिन पहले कि ये 20 ट्रेनें रद्द हो गई। किसी भी विपक्षी गठबंधन ने इसको मुद्दा बनाया है क्या? मेरे ख्याल से जो सुदीप जी आप कह रहे हैं ना, जो सुदीप जी कह रहे हैं, हेमंत अत्री और रेणु मित्तल जी, वो बिल्कुल वही। अभी थोड़ी देर पहले एक कमेंट भी आया था एक दर्शक का, वो यही था कि आप मुद्दों पर अटैक नहीं कर पा रहे हैं, आप मुद्दों की बात नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी ना किसी अजीब टाइप की चीज में उलझ जाते हैं जो कि बीजेपी की टर्फ है। क्यों हेमंत जी? वो उनके टर्फ पे खेलते हैं और उसका फायदा उनको होता है। जी देखिए संकेत जी, जो आज के दौर की हेमंत जी, इससे पहले कि आप जवाब दें, एक जरा ये बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट लगा। HBS जार वो लिखते हैं, आई थिंक पीपल नीड एन ऑल्टरनेटिव इफ द ऑपोजिशन बिकम्स INDIA ऑन इवन डे and fights among itself on an odd day, what messaging is it giving to the voters? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट लगा तो मैंने सोचा दिखा दूं। जी संकेत जी, देखिए जो मौजूदा दौर की हकीकत है ना, उसमें एक बात आपको मानना पड़ेगा। चाहे तो आपने देखा होगा कर्नाटक के चुनाव के बाद क्या हुआ। कर्नाटक के चुनाव में कसम खा के बीजेपी जेडीएस को कोसती थी और जेडीएस बीजेपी को कोसता था। जैसे ही हारे, जेडीएस बीजेपी के झंडे के नीचे आ गया। अब भी आप BRS का देख लीजिएगा तेलंगाना में। बेसिकली इस देश को एक बात समझने की कि इस देश में अब 2 ही ध्रुव बचेंगे राजनीति के, और उड़ीसा में भी जिस तरीके से अभी तक का रुख रहा है, या जो आंध्रा का जो रुख रहा है, ये आप आने वाले दौर में देखेंगे कि अनअफिलिएटेड नहीं रह पाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो इंडिया गठबंधन की लेकर के बार बार जो बात की जाती है, आप मुझे एक बात बताइए, 2004 में अगर आपको याद होगा अच्छे से, अटल जी के खिलाफ तो कुछ ऐसी बातें भी नहीं थी जो आज की तारीख में जो मुद्दे हैं। केवल और फील गुड फैक्टर कोई ऐसी चीज भी नहीं थी। 3 स्टेट भी जीते थे सारी बात। चुनाव क्यों हार गए? क्योंकि तब के जो अलायंस था, अच्छा वहां लीडरशिप भी कोई नहीं थी, यूपीए की कोई लीडरशिप नहीं थी जो चैलेंज कर रही हो। उसके बावजूद अटल जी जैसा स्टालवर्ट चुनाव हार गया। उसका कारण क्या है? उसका कारण है वो जमीन के मुद्दे, वो आईना दिखाने की बात है कि देखिए ये फेलियर्स है, ये लैप्सेस है, प्रगति हो रही है इन लोगों की, आम आदमी पीछे रह गया है। वहीं से वो आम आदमी का कंसेप्ट आया था। और जो साथी अभी कह रहे थे कि इस पूरे यूपीए गठबंधन हो या ना हो, या अलग अलग लड़े जैसे भी लड़े, एक बात समझनी पड़ेगी
कि जब तक आप आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे की बात नहीं करेंगे ना, उसी की भाषा में, उसी की टर्फ पे जाके, और हर स्टेट में अलग अलग मुद्दे भी होंगे और कुछ कॉमन मुद्दे भी होंगे, गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये कॉमन भी होंगे और स्टेट स्पेसिफिक भी होंगे। तो जब तक अलायंस, यूपीए अलायंस इसको नहीं समझेगा, जो इंडिया गठबंधन जो भी है, दूसरा जो ये हवाई बातें, जैसे देश रत्न जी ने बड़ी अच्छी बात कही, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात, कमलनाथ क्या करना चाह रहे थे वहां पे? बाबा बागेश्वर के दंडवत होके वो ना वहां के रहे ना वहां के रहे। सेम वाज द केस विद छत्तीसगढ़ ऑल्सो। सो बेसिकली कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, अगर आपको एक बात और याद होगी, जो बॉम्बे की मीटिंग में थे उसमें एक फैसला हुआ कि हम भोपाल में इंडिया गठबंधन एक रैली करेगा। अब जो अभिभूत थे खुद के, उससे क्या बोलते हैं उसको, जितने वो प्रेरक थे मध्य प्रदेश में और जितने लोकप्रिय थे कमलनाथ जी, उन्होंने कहा नहीं, मध्य प्रदेश में रैली करने की कोई जरूरत नहीं। उससे कितना बड़ा मैसेज आता है, ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे एक देश में। लेकिन वो इतने आत्ममुग्ध थे अपनी लोकप्रियता को लेकर के, वो खुद भी निपटे, कांग्रेस भी निपटवाई और इंडिया अलायंस के लिए बहुत खराब मैसेज कर दिया। और उससे भी बुरी बात, इतने सीनियर लीडर होते हुए कमलनाथ ने क्या किया, जो अखिलेश वाली बात की, कितनी हाई हेडेड बात है ये। अखिलेश कोई छोटे उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी के नेता है वो, उनके सामने अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा तो कमलनाथ क्या चीज है। लेकिन ये जो अहंकार है कांग्रेस पार्टी के तमाम क्षेत्रीय क्षत्रपों का, वो कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। दूसरा जो साथी दूसरी जो बात कह रहे थे कि तमिलनाडु में कोई कुछ कहेगा, यही मैं आपको पहले स्लॉट में कह रहा था, अगर आप बैठ करके स्ट्रेटेजी सेशन में ये तय नहीं करते हैं डूज एंड डोंट्स और इश्यूज, तब तक इस तरह की बिकरिंग भी होगी। और रेणु जी आपको लगता है तो फिर ये जो गठबंधन की मीटिंग होती है ये चाय समोसा पार्टी बन करके रह जाती है, कि आए मिले, कमरे में रुके, हाथों में हाथ डाला, बाहों में बाहें डाली, कस्में वादे किए, उसके बाद फोटो अपॉर्चुनिटी कर ली और उसके बाद फिर सी यू फिर मिलेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में ये ऐसा नहीं है, इतना सिंपलिस्टिक भी नहीं है और इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होती है। जब आप रीजनल पार्टीज के साथ डील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने उनकी स्पेस पे हाथ डाल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपकी स्पेस को कैप्चर कर चुके हैं, पॉलिटिकल स्पेस। तो एक वो जो हार्ट बर्निंग होती है वो तो है ही, पर उसके आगे एक मजबूरी भी है। इसीलिए इतना टाइम लगता है इन सब चीजों को कंसोलिडेट होने में और एक दूसरे की लैंग्वेज समझने में, एक दूसरे पे विश्वास कर। बट रेणु जी अब समय कितना रह गया? रेणु जी की ऑडियो जी, रेणु जी मेरा सवाल ये, अब समय कितना रह गया? ये इंडिया गठबंधन आज से नहीं, आप सोचिए मीटिंग कब से हो रही, अब तक तो फाइन ट्यूनिंग हो जानी चाहिए थी, कुछ हद तक तो दिखना चाहिए था। रेणु जी का वीडियो बार बार जा रहा है, वापस आएंगे। आदिति आप इस पर किस तरीके से जवाब? रेणु जी आ गई वापस जी, म्यूट है। रेणु जी माफ कीजिएगा, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, अभी वापस आएंगे। पहले आदिति जी फिर देश रतन निगम। आदिति। संकेत, आज के डेट में हम 2023 में बैठे हैं, हम कर रहे हैं बात पॉलिटिक्स जब मिस्टर वाजपेयी was there, when Mr. Advani was there, but आज की डेट में know your voters, understand your voters। हर असेंबली इलेक्शंस में मिनिमम से मिनिमम 15 से 20 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यंग वोटर्स हैं, यूथ वोटर्स हैं। आप उनसे कैसे नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं? कर्नाटका में क्या करा था, पेसीएम इतना बड़ा एक कैंपेन बना दिया था, वो कनेक्ट हो गया था फर्स्ट टाइम वोटर से, वो कनेक्ट हो गया था यूथ से, बिकॉज वो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम समझते हैं, हम जानते हैं, उससे रिलेटेड इन लोगों ने कुछ बनाया है। तो एक जागरूकता भी थी, एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी भी थी कि समझे कि मामला है क्या, क्यों कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही है। वहीं से मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो ऑपोजिशन में हो, ऑपोजिशन की इसलिए बात करी हूं क्योंकि उनको इनोवेटिव और क्रिएटिव होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो एक बीजेपी जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप क्यों इनोवेटिव नहीं हो सकते, क्यों क्रिएटिव नहीं हो सकते? यही चीजें आपकी बाकी स्टेट्स में काम करी हैं। तो क्या ऑपोजिशन पार्टीज आकर थोड़ा सा यूथ की तरफ नहीं मोल्ड कर सकते अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज को? वही मुद्दे जो 20 साल पहले उठा रहे थे, आप 30 साल पहले उठा रहे थे, जो लैंग्वेज, जो ओरेशन आप 20-30 साल पहले कर रहे थे, वो आज की डेट में नहीं वो जमेगा। हो सकता है वो जो आपके बहुत ही एक वोटर्स हैं जो हमेशा से आपको वोट देते आए हैं, शायद वो टिके रहे,
बट जो यंग वोटर्स है, जो यूथ वोटर्स है, जब तक आप उनसे कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आपको अपनी अदिति मेरी गुजारिश होगी, आप जरा स्क्रीन पर एक बार देखिए, ये एक कमेंट है एक व्यूअर का। मेरे ख्याल से जो बात आप कह रही हैं वो ये व्यूअर भी कुछ उसी तरीके से बात कर रहे हैं। मुद्दे हैं, विपक्ष के पास इशू भी है, बट किस तरीके से आपको उनको जनता तक ले जाना है वो भी एक समझ आपको होनी चाहिए। आप सिर्फ जाकर बोले कि हाँ ये एम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है, प्राइस राइज एक मुद्दा है, शायद वो उसको बीजेपी अपना एक इतना बड़ा कैंपेन लेकर आ जाएगी कि कहीं ना कहीं वो दब जाएगा। बट उसी में अगर आप वो क्रिएटिवनेस लेकर आएंगे, आप वो एक नया ट्विस्ट लेकर आएंगे, पीपल विल अंडरस्टैंड। और क्यों लोग नहीं जानना चाहेंगे कोई एक न्यू न्यू पैकेज में सेम मुद्दे आप लेकर आए, बट पैकेज तो डिफरेंट करिए, कुछ तो नया लाइए सामने। बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो आपकी बात से 100% सहमत हैं अदिति, मैं देख रहा हूं लगातार कमेंट्स में। देश रतन निगम जी और रेणु जी के पास वापस जाना चाहता हूं। सबसे पहले रेणु जी, क्योंकि आपकी ऑडियो चली गई थी, आप मानती हैं कि अभी भी ये इंडिया गठबंधन ऑन ट्रैक है या हो सकता है अभी और ज्यादा इसकी जरूरत महसूस होने लगी? रेणु जी आपकी ऑडियो चली गई। नहीं, आपकी ऑडियो नहीं आ रही रेणु जी, ये तो बहुत ही खराब बात हो गई। खैर वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। देश रतन जी और सुदीप श्रीवास्तव। देश रतन जी, अभी भी क्या गुंजाइश है कि एक साथ आ जाएं, एकजुट हो जाएं? देखिए, सबसे पहले अगर आपका आधार इंडी अलायंस का जो भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही है वो है, तो मैं नहीं समझता हूं कि जनता इस बात को पसंद करती है, जैसा और भी लोग शायद इससे सहमत होंगे। अगर आप भ्रष्टाचार को आधार बना के सब एक साथ आने की कोशिश करेंगे मुद्दों के नाम पर होके, और दूसरा मोदी की छवि पे आप पर्सनल अटैक करेंगे, तो उनकी ईमानदारी को लेके मैं नहीं समझता उनकी छवि को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। उनकी एक लार्जर देन लाइफ एक ईमानदार नेता की छवि बनी हुई है। और राफेल आपने उठाया, आपने पिगैसस उठाया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे भी हमने बहुत बहस करी हुई है। ये बहुत चर्चा का विषय रही कि ऐसा है, इतना पैसा आता है उनके पास, इतना आता है। ये हमेशा देखा गया है जो पार्टी पावर पे रहती है उसके पास ज्यादा डोनेशन और पैसे आते हैं, वो चंदा आता है। ये डाटा के साथ प्रूव भी हो चुका है। कांग्रेस को पहले बहुत ज्यादा मिलता था, अब ये पार्टी है क्योंकि जो जन देता है, जैसे इंडस्ट्रियल हाउसेस भी देते हैं बहुत सारे, तो सारी पार्टीज को देते हैं, लेकिन उसको ज्यादा देते हैं क्योंकि एक इतने साल से 10 साल हो गए इस पार्टी को रहते हुए, एक भरोसा भी बन जाता है, एक स्टेबिलिटी वाली बात भी आ जाती है। तो लोग वहां पैसा लगाना चाहते हैं, देना चाहते हैं जहां उनको लगता है कि बिजनेस हाउसेस को कि एक स्टेबल स्थायी सरकार रहेगी और बिजनेस को फायदा होगा जहां, और वो एक उनके मन में जाता है। किसी समय कांग्रेस के लिए किया करते थे वो। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड की हम लोगों ने बहुत चर्चाएं की है, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर अपना दिमाग और मंथन लगा रहा है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस का अगर ये पहले तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता है लोकसभा इलेक्शन में असेंबली के मुकाबले, ये ध्यान रखिए। तो जिस राज्य में अभी असेंबली इलेक्शन हुए, जैसे राजस्थान में 2.2% का फर्क है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, छत्तीसगढ़ में करीब 4.1 का है, और मध्य प्रदेश में 8.2% का फर्क है। तो ये बढ़ेगा, ये मान के चलिए। लोकसभा का इलेक्शन एक दूसरे ही तरीके से लड़ा जाता है। जब ये हारते हैं बीजेपी वाले, तब भी वो लोकसभा स्वीप कर जाते हैं। ये 2 इलेक्शन से देखा जा रहा है। आप चाहे राजस्थान का ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश का ले लीजिए, छत्तीसगढ़ का ले लीजिए, तो ये प्रतिशत उनका बढ़ेगा। तो ये जटिलताएं इंडिया अलायंस के लिए हैं, बहुत ज्यादा है। रही मुद्दों की बात, एक सवाल आपके लिए है, ये स्क्रीन पर देखिए, एक सवाल ये आपके लिए देश रतन जी, इसका जवाब देखिए। नहीं देखिए, आप हमें बताइए ना, आपके पास अगर सबूत हैं तो आप कोर्ट में जाइए। हवा में बात करने से कि अडानी ने ये कर दिया, अडानी ने, सारे राज्यों में अडानी काम कर रहा है, चाहे वो बंगाल हो, सबके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, केरला में भी अडानी काम कर रहा है। तो अडानी के ऊपर भ्रष्टाचार का वो लगाने से पहले या सरकार पे लगाने से पहले सबूत लेके आए। देखिए, रोविंग इंक्वायरी नहीं होती हमारे कानून में कि भाई हमने इल्जाम लगा दिया, अब आप अपने खिलाफ सबूत ढूंढिए। ऐसे नहीं चलता है कानून। आपके पास सबूत है, आप कचहरी चले। मान लीजिए कि कोई सरकार नहीं ध्यान दे रही उस पर,
कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, आप जाइए सारे सबूत लेके। सबूत कोई नहीं दिखाएगा। पिगेसस में कोई अपने फोन नहीं देना चाहता था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी बना ली, अडानी के ऊपर भी कमेटी बना ली, सारी चीजें हो गई। लेकिन ये जो आप रफेल का मॉडल लेके सीबीआई के सामने प्रदर्शन करने से भ्रष्टाचार नहीं साबित होता है, तो इसलिए थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि देखिए, कांग्रेस का वोट शेयर कम नहीं हुआ है, वो ऑलमोस्ट बराबर है। इस पर बीजेपी को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पर बीजेपी देखिए, वो लेजी नहीं हो सकती, कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकती, और उनको और भी नई स्ट्रेटेजीज लानी पड़ेगी। कांग्रेस के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बच जाता है, टोटल सरेंडर टू रीजनल पार्टीज। आप एक एक दो दो सीटें हर जगह से ले लें, ओवरऑल ब्लॉक आपका पूरे इंडिया में सबसे बड़ा बन जाएगा, और आप 1 to 1 पे आप कंटेस्ट कर सकते हैं। बीजेपी की ये जो 1 to 1 वाली आपने बात बोली, रेणु जी के पास एक बार फिर से जानना चाहता हूँ। रेणु जी, पहले तो आपका ऑडियो चेक कर लूं कि बड़ी त्रासदी है कि हाँ आ गई ऑडियो जी। रेणु जी आ गई, सॉरी, मुझ पर आरोप मत लगाइएगा, ये तकनीक जिम्मेदार है आपकी आवाज दबाने के लिए, हमने नहीं दबाई। रेणु जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अब कांग्रेस को ये एहसास होगा कि जो 1-on-1 कॉन्टेस्ट होते हैं, 1-on-1 यानी कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की डायरेक्ट फाइट, उसमें आप बहुत सारी जगहों पर उस तरीके से नहीं लड़ पाए, तो अब जब आप अगली मीटिंग में बैठेंगे तो आप उस कॉन्फिडेंस और स्वैगर के साथ नहीं जा पाएंगे जैसे कि आप इन जीतों के बाद जाते। वो जीत नहीं हुई। बिल्कुल, आपको लगता है ये एक सेविंग ग्रेस होगा इस इंडिया अलायंस के लिए? बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो ये डिफीट जो है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अगर कांग्रेस ये तीनों स्टेट जीत के आती तो पूछिए मत क्या हालत होती। एरोगेंस जो है, जो कांग्रेस का हमेशा हाई रहता है, वो सीमा तक पहुंच जाता, और वो कहते कि हम, ये लोग क्या है, हम चुनाव लड़ेंगे, हम ही जीतेंगे, हम बिग ब्रदर है, हम ही बिग सिस्टर हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ उनके लिए। मे बी इट विल ब्रिंग देम डाउन टू अर्थ, हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का एरोगेंस तो सब लोग जानते ही हैं कितना है, और वो एरोगेंस आज का नहीं है, 100 साल पुराना है। बीजेपी की जो भूख है वो नई नई है कि पावर में आना है, पावर में रहना है। कांग्रेस का पेट भरा हुआ है, वो पावर देख चुके हैं, उन्हें कोई फर्क इतना पड़ता नहीं, आती है जाती है। आप 3 दिन से इनकी बातें सुनिए कांग्रेसियों की, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा डिफीट से। क्योंकि कोई बात नहीं, देखो वोट शेयर तो उतना ही है ना, थोड़ा सा कम है। अब जयराम रमेश जो कभी चुनाव नहीं लड़े, वो जैसी जैसी बातें करते हैं, मतलब इट्स शॉकिंग कि एक पार्टी इस तरह से भी सोच सकती है। जो आज के जो नए लीडर्स हैं कांग्रेस में, जिनको राहुल गांधी लाए हैं, और जिस तरह से, और राहुल गांधी का एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत ऑब्स्टिनेट है, वो किसी की सुनते नहीं। अब अडानी है तो दिन रात अडानी चलेगा, मतलब आपको और इश्यूज लाना है। आपके स्पोक्समैन है वो जमीन से कनेक्टेड नहीं है, वो इम्पोर्टेंट इश्यूज, लोगों के इश्यूज रेज नहीं कर पाते। जो लीडर कहेगा वो सही। इसमें मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? देखिए होता क्या है, जैसे कि एक कहावत भी है, चल जाए तो तीर नहीं तो तुक्का। अब अगर ये सनातन वाला मुद्दा जो है वो अगर नहीं चलता तो फिर ये भी चर्चा होती कि ये ले करके तो आए, लेकिन नाउ इट इज नॉट वर्किंग। नहीं देखिए, चल गया तो नहीं, चलना नहीं, वो चलाया गया। अब अडानी वाला मुद्दा अगर चल पड़ता तो कांग्रेस कहती देखा ये जनता से जुड़ा था। देखो, लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है अडानी का। अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइस राइज है, लॉ एंड ऑर्डर है। राजस्थान में देखो ना कितना प्रॉब्लम था, बीजेपी ने उसको प्ले अप किया, बहुत विमेन वोटर्स ने बीजेपी को वोट किया राजस्थान में। तो आपको लोगों के मुद्दों पे जाना पड़ेगा। आपके लिए ड्राइंग रूम के लिए और बाकी इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस के लिए अडानी ठीक है, प्रूफ का आप कुछ ला नहीं पा रहे, कोई कोर्ट आपकी बात सुन नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा ना। अब विपक्ष थोड़ी लाएगा, नहीं विपक्ष थोड़ी सबूत जुटाएगा, वो तो जब जांच होगी करेगा। ना देखिए, या सिर्फ बोलेगा ही बोलेगा। देखिए कानून, मैं खत्म करती हूँ। राहुल गांधी के साथ बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, वो किसी की बात नहीं सुनता। वो कहता है मैं जो कहूँ वो सही, मेरी लाइन फॉलो करो। भाई आपकी पार्टी में आप मशवरा करिए, आप एडवाइस लीजिए सीनियर्स। तो आप मानते हैं कि अब सुनना पड़ेगा? अब सुनना पड़ेगा कि आपको लगता है राहुल गांधी अब बदल जाएगा? अब वो तो कल या परसों विदेश जा रहे हैं, फिर कब आएंगे? फिर गठबंधन फिर कहाँ गया इंडी गठबंधन? अगली मीटिंग में रहेंगे नहीं रहेंगे यही नहीं पता।
कुछ नहीं सुदीप जी और अदिति जी एक एक करके। मैं इसमें 10 सेकंड का जवाब दे दूं इसमें। अच्छा 10 सेकंड जल्दी, क्योंकि समय ज्यादा होगा। देखिए, हालांकि हमारे दर्शकों को बहुत मजा आ रहा है देशरतन जी, मैं आपको ये बता दूं। देखिए, लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। संकेत जी, जांच से पहले अगर मैं कहूं आप चोर हैं, तो आप ये बताओगे ना आपके घर से ये चोरी हुई, आप उसके सबूत दोगे ना, ये चोरी हुई। मैंने आपको हवा में बोल दिया ये चोरी हो गई और इस पे जांच करिए, ऐसे नहीं चलता। नहीं तो सारी दुनिया में सिर्फ जांच ही हो रही होगी और कुछ नहीं होगा। पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये चोरी हुई है, ऐसे हुई है, ये सबूत हम दे रहे हैं, तब उस पे जांच और कार्रवाई होती है। जांच पहले नहीं शुरू होती है। आज का मुद्दा अदानी नहीं है, अदानी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और खुल के स्वतंत्र होकर के चर्चा करेंगे इस रेड माइक मंच में। लेकिन आज की जो है हमारी डिबेट वो है इंडिया गठबंधन की, कि क्या ये अब दरकता पहाड़ है या फिर अभी भी ये वक्त की पुकार है और अभी भी इसको और लागू किया जा सकता है। जैसे कि हेमंत अत्री जी कह रहे थे, अदिति, इट्स मोर रेलेवेंट देन एवर नाउ। अदिति, आपके क्लोजिंग कमेंट्स और फिर सुदीप। देखिए, अभी भी 4 महीने रह गए हैं, पता नहीं कितना टाइम है वो फॉर देम टू कम टुगेदर। जो अपने ईगो क्लैशेस हैं, एक बैटल आएगा कहीं ना कहीं अगर वो साथ में आ जाते हैं कि चेहरा कौन रहेगा। जैसे एक पैनलिस्ट ने बोला कि आप आगे तो बढ़ सकते हैं, बट जब अनलेस एंड अनटिल आपका एक वो चेहरा हो, तब तक एक कंफ्यूजन रहेगा वोटर्स में भी कि हम सोनिया गांधी, राहुल गांधी को देखें, कि हम एमके स्टालिन को देखें, कि हम अखिलेश यादव को देखें, हम देखें तो किसको देखें। वो कंसेंसस भी बहुत आसानी से नहीं होने वाला। अभी यही मुद्दे नहीं सॉर्ट कर पा रही है ऑपोजिशन की, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सीटों का बंटवारा कैसा होगा, तो वो तो एक अलग टास्क डेफिनेटली होगा। पर अब देखिए संकेत कि जब ये ऑपोजिशन इतना टाइम इसमें गुजार रही है, बीजेपी धीरे 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 करके अपना ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करती ही जा रही है। वो रुक नहीं रहे हैं, ना भाजपा रुकेगी, बट रुक रुक कर जो ऑपोजिशन पार्टीज चल रही है। आज ममता बनर्जी ने क्या बोला कि हमको तो बुला लिया था, बट मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री को 6 से 7 दिन का टाइम देना चाहिए एक मीटिंग बुलाने से पहले, पर हमको तो किसी ने नहीं बुलाया था। इतने वोकल पब्लिक में एक जो कहते हैं ना गंदे कपड़े धुल रहे हैं, तो ऑपोजिशन का हो रहा है। वो धीरे धीरे जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एवरी सेकंड काउंट, और वो हर एक सेकंड भाजपा के पक्ष में जा रहा है। भाजपा रुक नहीं रही है। उन्होंने ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में अपने रोड शोज करने शुरू कर दिए हैं। अमित शाह का वहां पे रोड शो हो चुका है। धीरे धीरे करके वो बाकी सारे स्टेट्स में जा रहे हैं। तो टाइम कम है। ऑपोजिशन अगर करना चाहे, अभी भी सारे अपने इश्यूज, ईगो हैसल्स और जो रीजनल कंपटीशन है उसको साथ में साइड में रखकर साथ में आ सकती है। पर भाजपा के लिए डेफिनेटली ये एडवांटेज है। एवरी बिकरिंग, एवरी डिसएग्रीमेंट बिटवीन द ऑपोजिशन, सॉरी इंग्लिश में बोल रही हूँ, बट एवरी डिसएग्रीमेंट बिटवीन द ऑपोजिशन इज एन एडवांटेज टू द बीजेपी। एक जाते जाते एक ये कमेंट आया है, मैं जरा स्क्रीन पे दिखा दूं। माफ कीजिएगा, ये नहीं, ये वाला कमेंट सुदीप जी, क्योंकि इसको लेकर के भी बहुत बात हो रही है और हर बार एक आलोचना ये भी हो रही थी कि तेलंगाना में ईवीएम ठीक, लेकिन 3 राज्यों में जहां हारे वहां ईवीएम खराब हो गई। एक आलोचना ये हुई। बहरहाल ईवीएम पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। मुझे याद है जीवीएल नरसिम्हा राव जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने तो बाकायदा रिपोर्ट छापी थी 2009 में ईवीएम के मेल फंक्शन होने पर। तो इस पर जाते जाते अगर कुछ बात आपको लगता है 2024 में भी इस ईवीएम का जिक्र होना तय है? देखिए ईवीएम का जिक्र होना तो तय है। कारण यह है कि आर्टिकल 324 में जिसमें इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ है और जो भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात है, तो आप एक बहुत बुनियादी सवाल है, हम सिंबल क्यों यूज करते हैं पार्टीज के लिए? इसलिए यूज करते हैं कि हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि अभी भी 20-25% लोग इलिटरेट है जो कैंडिडेट और पार्टी का नाम नहीं पढ़ सकते, इसलिए वो सिंबल से आइडेंटिफाई करके अपनी चॉइस देंगे। हम इस बात को, और चुनाव आयोग इस बात को स्वीकार करता है। देयर इज अनदर काइंड ऑफ इलिटरेसी, दैट इज टेक इलिटरेसी। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आदमी या बहुजन समाज पार्टी का इलेक्शन एजेंट जब जाता है तो पीठासीन अधिकारी उसको मशीन दिखाता है और मशीनों को दबा के बोलता है कि देखिए इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। देयर इज नो वे फॉर अ टेक इलिटरेट पर्सन
टू वेरीफाई कि क्या मशीन के अंदर कोई डेटा नहीं है, और उसके बाद वो चूंकि वो उसको कहा जाता है तो वो साइन कर देता है। अब चुनाव के परिणाम आते हैं, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं कि ईवीएम गलत है या सही, निगम साहब उंगली उठा रहे हैं, रुकिए पूरी बात करने दीजिए। मुद्दा ये है कि भारत के लोकतंत्र पर चुनाव के नतीजे आने के बाद अगर एक सेक्शन अविश्वास कर रहा है, ये भारतीय लोकतंत्र के हित में नहीं है। हमको उसको सेटिस्फाई करना होगा। बैलेट में क्या होता था, बैलेट में एक अनपढ़ इलेक्शन एजेंट भी अगर जाता था तो उसको डब्बा खोल के दिखाया जाता था, भैया देखो इस डब्बे के अंदर कोई वोट नहीं है, और जो वोट डल रहे हैं वो तेरे सामने डल रहे हैं। उसके बाद वो सील चीपड़ लगा के उसको सील किया जाता था, और लोग इलेक्शन एजेंट वहां पर उसकी पहरेदारी भी करते थे। तो वो फिजिकली वेरीफाई करते था कि इसके अंदर कोई डेटा नहीं था, जो भी वोट डला है मेरे सामने डला है। ये प्रोसेस ईवीएम में नदारत है। वी हैव टू रिलाई ऑन एक्सपर्ट्स के इसमें सही है सब कुछ, और इसके कारण हारने वाली पार्टी को हमेशा लगता है कि शायद गड़बड़ हो सकता है, होती हो सकता है नहीं होती हो, कोई वो अलग मामला है। विपक्ष जी देखिए भाई, वकील अगर होल्ड करते हैं तो तर्क दे सकते हैं दोनों तरफ से। मैं तो तेलंगाना के लिए दे सकता हूँ ईवीएम का, कि तेलंगाना में बीजेपी को यह सूट करता है कि टीआरएस हार जाए, जिससे कि टीआरएस अपने आप उसके नीचे आए जैसे जेडीएस आया, जो कि 2024 में उसको सूट करता है। जी मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है सुदीप जी, मैं बहुत 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 माफी चाहूंगा। मैं जानता हूं कि आप अपनी बात कंप्लीट करना चाहते हैं। ईवीएम पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा। अब बहुत टाइम हो गया, ये जो एक कमेंट है जाते जाते सत्यमेव जयते जी लिख रहे हैं कि बिना गठबंधन 2024 विपक्ष साफ। दर्शक भी इसके बारे में सोचें, आप लोग भी सोचें, इसको हम एक और चर्चा का विषय जरूर बनाएंगे आगे चल के। द रेड माइक मंच में आज इतना ही। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, मैं देख रहा हूं लगातार बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आगे भी देखते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए